1 साल की उम्र में अनाथ हुए हैरी को जब पता चला कि वो दरअसल एक जादूगर है, तब उसकी पूरी जिंदगी मानो बदल गई। अपने हॉगवर्ट्स के लेटर के साथ वो 1 सितंबर के दिन प्लेटफॉर्म 9 3/4 पे रॉन वीजली और उसके परिवार से मिला, जहाँ ट्रेन के सफर के दौरान उसे इस मैजिकल दुनिया के बारे में काफी नई चीजें पता चली। वही उसे पता चला कि हरमाइनी ग्रेंजर जैसे भी जादूगर है जो दरअसल मगलू परिवार से आते हैं। हालांकि हॉगवर्ट्स की वो खूबसूरत सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके दिमाग में ये बात तो क्लियर थी कि नाग शक्तियां उसको छोड़कर वो कहीं पर भी जाना चाहेगा। हालांकि बोलती टोपी के जवाब से पहले सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरी को अजीब तरीके से घूर रहे थे। उसने अपना रास्ता गरुड़ द्वार की ओर तय किया, जो कि जाने जाते हैं बहादुरी और सच्चाई के लिए। भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हैरी गरुड़ द्वार की डॉर्मेट्री में सोने ही गया था कि एक अजीब सपने ने उसे दस्तक दी, जिसमें क्विरिल की पगड़ी के मुताबिक उसे दरअसल गरुड़ द्वार में नहीं बल्कि नाग शक्ति में होना चाहिए था। चैप्टर 8 द पोशन मास्टर। वो देखो, कहा वो चश्मे वाला, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुमने उसका निशान देखा? गरुड़ द्वार की डॉर्मेट्री को छोड़ते हुए कई सारे बच्चे हैरी को अपनी अपनी क्लास से बाहर देखते हुए घूर रहे थे। कई सारे बच्चे तो जानबूझ के उसके पास से गुजरते हुए वापस आ जाते थे, बस उसे नजदीक से देखने के लिए। हालांकि हैरी चाह रहा था कि वे लोग ऐसा ना करे, क्योंकि उसका ध्यान क्लास को ढूंढने की ओर ज्यादा था। हॉगवर्ट्स में कुल मिलाकर 142 सीढ़ियां थी, कुछ लंबी, कुछ पतली, कुछ बाकायदा हिलती हुई। कुछ सीढ़ियां आपको शुक्रवार को कहीं और ले जा सकती थी और कुछ सीढ़ियां तो गायब ही हो जाती थी, जहाँ बच्चों को याद करना पड़ता था कि उन्हें उसे कूद कर पार करना है। और कुछ दरवाजे तो ऐसे थे जिनसे आप जब तक पूरी तहजीब से बात न कर लो या किसी खास जगह पर उन्हें गुदगुदी ना कर दो, तब तक वो खुलते ही नहीं थे। वही कुछ ऐसी दीवारें थी जो बस दरवाजा होने का नाटक किया करती थी, जिसके चलते ये याद रखना बहुत जरूरी था कि कौन सी चीज कहाँ खुलती है, क्योंकि ज्यादातर चीजें बस यहाँ से वहाँ घुमाई करती थी। हालांकि जिंदा लगी हुई तस्वीरों से लोग अपने आप को मिलने के लिए यहाँ से वहाँ हुआ करते थे, और हैरी को ये पता था कि कोट्स और आर्मर्स भी अपनी जगह से हिल पाते हैं। ऊपर से भूतों से भी कोई मदद नहीं मिला करती थी, वो बस दीवारों से यहाँ से वहाँ तैरते रहते थे। लगभग सरकटनिक हमेशा ही गरुड़ द्वार के पहले साल के बच्चों की मदद किया करता था, लेकिन अगर आपका सामना पीफ से हो जाए तो मान लेना आज क्लास को छुट्टी हो चुकी है। वो बच्चों के ऊपर पेपर की रद्दी को पलट देता था, या फिर कभी कभी उनके पैरों के नीचे की कालीन खींच देता था, टूटे हुए चॉक्स के टुकड़े उनके पैरों के नीचे बिछा देता था, या फिर अदृश्य होकर तुम्हारा पीछा करता था और अचानक से तुम्हारी नाक पकड़कर चिल्ला देता था, पकड़ ली तुम्हारी नाक। लेकिन अगर पीफ से भी कोई बुरा हो सकता था तो वो था आर्गस फिल्च। उसके बाल काफी लंबे और ग्रेइश थे, नाक भी ठीक किसी सुई की तरह नुकीली थी, आंखों में मानो हर समय एक खास किस्म की उदासी और चेहरे पर गुस्से की लहर हुआ करती थी। अपने हाथ में लिए लैम्प के जरिए मिसेस नॉरिस को लेकर ये पूरे हॉगवर्ट्स में बस दिन रात घूमा करता था। हैरी और रॉन की उसके साथ पहले ही दिन मुठभेड़ हो गई, जब उसने देखा कि रॉन और हैरी दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हुए उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और क्योंकि वो दरवाजा तीसरी मंजिल की ओर खुलता था, जा जाना मना था, जिसके चलते फिल्च उन दोनों पे बरस पड़ा। वो इस बात को लेकर मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो दोनों दरअसल रास्ता भटक गए थे। उसे यकीन था कि ये दोनों जानबूझ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें तहखाने में बंद करने की धमकी दे ही रहा था, तभी पास से गुजरते हुए प्रोफेसर कुरिल ने उन दोनों को बचा लिया। और जैसे कि मैंने कहा, फिल्च के पास अपनी एक बिल्ली थी, मिसेस नॉरिस, और ये बिल्ली इतनी ज्यादा शातिर थी कि मानो वो अकेले ही गलियारों की रखवाली किया करती थी, जहाँ उसकी नजर इतनी शार्प थी कि अगर उसके सामने कोई नियम तोड़ा गया या लाइन से बाहर एक कदम भी रखा गया तो वो तुरंत ही फिल्च के पास पहुंच जाती थी, जिसके चलते फिल्च तुरंत ही वहां पर हाफते हाफते टपक पड़ता था। फिल्च को किले के हर एक खुफिया रास्ते रटे हुए थे, उसे हॉगवर्ट्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी। बस जुड़वा वीजली भाइयों को छोड़कर सभी बच्चों को फिल्च से नफरत थी, और कईयों की तो ये ख्वाहिश थी कि वो मिसेस नॉरिस को एक खींच के लात मार सके। जो अगर आपने जैसे तैसे अपनी क्लास ढूंढ भी ली, तब भी पढ़ाई का अपना एक अलग टेंशन था। हैरी को पता चला कि जादू सीखना मतलब बस छड़ी को घुमाना या फिर कुछ अजीब शब्द बोलना नहीं है। उन्हें हर बुधवार की रात एक बड़ी सी दूरबीन से आसमान को पढ़ते हुए अलग अलग प्लैनेट्स और तारों को याद करना पड़ता था। हफ्ते में 3 बार उन्हें किले के पीछे बने हुए ग्रीन हाउस में जाकर जड़ी बूटियों के बारे में सीखना पड़ता था, जिन्हें सिखाने वाली प्रोफेसर स्प्राउट गोल मटोल और थोड़ी नाटी थी, और यहाँ वो जान पाते थे कि कैसे अलग अलग पौधे और फंगी की जांच की जाए। हालांकि सबसे बोरिंग क्लास हुआ करती थी हिस्ट्री ऑफ मैजिक, जहाँ ये एक लौता ऐसा विषय था जिसे कोई भूत पढ़ाया करता था। प्रोफेसर बीन्स सचमुच काफी बूढ़े थे। एक रात वो बस स्टाफ रूम की आग के सामने सो गए। जब वो दूसरे दिन जागे तब वो अपना शरीर पीछे छोड़ते हुए पढ़ाने निकल गए। प्रोफेसर बीन्स बस तारीख और नामों को बोलते जाते थे, जिन्हें बच्चे बस लिखा करते थे, और वो हमेशा हमेशा एमरिक द डेविल और उरिक द ऑडबॉल के नामों को मिक्स किया करते थे। चार्म्स के टीचर प्रोफेसर फ्लिटविक एक बौने जादूगर थे, जिन्हें लगभग
हमेशा ही डेस्क के पार देखने के लिए किताबों पे खड़ा होना पड़ता था। अपनी पहली क्लास में जब उन्होंने रजिस्टर में हैरी पॉटर का नाम देखा तब उनकी आंखों में मानो एक किस्म का रोमांच आ गया। हालांकि उन सब में से प्रोफेसर मैकगोनागल सबसे अलग थी। हैरी ने सही सोचा था कि वो एक ऐसी इंसान है जिससे हैरी कभी पंगा नहीं लेना चाहेगा। वो काफी सख्त और बुद्धिमान थी। जब उन्होंने अपनी पहली क्लास में सभी को अच्छे से समझा दिया था कि रूप परिवर्तन काफी मुश्किल और खतरनाक जादू होता है जो आप हॉगवर्ट्स में सीखोगे, लेकिन अगर मेरी क्लास में किसी ने गड़बड़ की तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। मैंने चेतावनी दे दी है। और इतना कहकर उन्होंने अपने डेस्क को सुअर में बदल दिया और वापस डेस्क में बदल दिया। सभी स्टूडेंट्स इसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और वो भी ये सब करने के लिए काफी उतावले हो रहे थे। पर जल्दी उन्हें पता चला कि जानवरों को फर्नीचर में वो लंबे समय तक नहीं बदल पाएंगे। बहुत सारे नोट्स बनाने के बाद हर एक स्टूडेंट को माचिस की एक तिल्ली दे दी गई और कहा गया कि वे लोग उसे सुई में बदलने की कोशिश करें। क्लास खत्म होने तक हरमाइनी ग्रेंजर एक लौती शख्स थी जिसने अपनी तिल्ली को बदलने में सफलता पाई। प्रोफेसर मैकगोनागल ने सभी को दिखाते हुए हरमाइनी की तारीफ की और उसकी ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि सभी की नजरें गुप्त कलाओं से विषय के रक्षा पे थी, लेकिन क्विरिल का लेक्चर एक तरीके का बस मजाक साबित हुआ। उनके पूरे क्लास में लहसुन की गंदी बदबू आ रही थी। सब कह रहे थे कि ये उस खून चूसने वाले वैम्पायर को दूर रखने के लिए है जिसे क्विरिल रोमानिया में मिले थे और वो आज भी डरते हैं कि वो वैम्पायर उन्हें पकड़ने के लिए आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। क्विरिल ने सभी को बताया कि उनके सर पर सजी हुई पगड़ी दरअसल उन्हें एक अफ्रीकन राजा ने दी थी तोहफे में जब उन्होंने उसे ज़ॉम्बी से बचाया था। हालांकि स्टूडेंट्स को उनकी कहानियों पर रद्दी भर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जब सीमस ने क्विरिल से पूछा कि किस तरीके से उन्होंने ज़ॉम्बी से लड़ाई की तब क्विरिल का चेहरा मानो लाल पड़ गया और वो बस मौसम के बारे में बात करने लगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने भी ये महसूस किया कि क्विरिल की पगड़ी से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आती है। हालांकि जुड़वा वीजलीज का यह मानना था कि उनकी पगड़ी में भी लहसुन भरे हुए हैं ताकि क्विरिल जहां भी जाए वो सुरक्षित रहे। हालांकि हैरी को यह जानकर काफी राहत मिली कि वो बाकी बच्चों से पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुगलू परिवार से आते हैं और उन्हें भी पता नहीं था कि वो जादूगर या जादूगरनी है। ऊपर से सीखने के लिए भी इतना कुछ था कि रॉन जैसे बच्चे भी उनसे कुछ ज्यादा खास आगे नहीं थे। आने वाला फ्राइडे का दिन रॉन और हैरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ब्रेकफास्ट के लिए ग्रेट हॉल में आते समय वो एक बार भी रास्ता नहीं भटके। तो आज हमें क्या पढ़ना है? नाग शक्ति के साथ जादुई काढ़े के 2 पीरियड है। स्नेप नाग शक्ति हाउस का हेड है। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो हमेशा ही उनका पक्ष लेता है। काश प्रोफेसर मैकगोनागल भी हमारी साइड लेती। हालांकि कल ही उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को पहाड़ जितना होमवर्क दे दिया था, तभी खत आए। हैरी को अब इसकी आदत हो चुकी थी। हालांकि जब पहली बार तकरीबन 100 उल्लू नाश्ते के टेबल के ऊपर अचानक से आ गए थे तब वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। ये उल्लू तब तक टेबल के ऊपर घुमा करते थे जब तक उन्हें उनके मालिक नहीं मिल जाते थे, जहाँ वो अपनी चिट्ठियों और पैकेट्स को डिलीवर कर सके। हेडविग ने अब तक हैरी के लिए कुछ नहीं लाया था। हालांकि वो कई बार आया करती थी, लेकिन अपने कानों को खुरद कर टोस्ट खाते हुए बाकी के उल्लुओं के साथ जाकर उल्लू घर में आराम किया करती थी। लेकिन इस बार वो हैरी के लिए एक चिट्ठी लेकर आई थी जिसमें लिखा था, डियर हैरी, हमें पता है कि फ्राइडे को तुम्हारी आधी छुट्टी रहती है। क्या तुम 3 बजे के करीब हमारे साथ एक कप चाय पीना चाहोगे? हम जानना चाहेंगे कि तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा रहा। हेडविग के साथ ही जवाब भेज देना, हैग्रिड। हैरी ने रॉन से कलम लेते हुए चिट्ठी के पीछे लिख दिया कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलते हैं। और फिर उसने चिट्ठी को हेडविग के साथ रवाना कर दिया। हैरी एक्चुअली लकी था कि उसे हैग्रिड के साथ चाय पीने का समय मिला, क्योंकि जादुई काढ़े की क्लास उसके लिए अब तक की सबसे बुरी क्लास साबित हुई। टर्म की शुरुआत में ही हैरी को ऐसा लगा था कि प्रोफेसर स्नेप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन पहले काढ़े की कक्षा खत्म होते होते उसे ये पता चल गया कि वो उसे बस पसंद नहीं करते बल्कि वो उससे नफरत करते हैं। जादुई काढ़े की क्लास किले के निचले हिस्से के एक तहखाने में हुआ करती थी, जो कि वो जगह बाकी ठिकानों से कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। दीवारों के हर तरफ कांच के जार रखे हुए थे और इनमें अचार की तरह जानवर तैर रहे ना होते तो भी ये जगह काफी ज्यादा डरावनी थी। ठीक फ्लिटविक की तरह स्नेप भी रजिस्टर में हैरी के नाम को देखकर ठहर गया। अरे हाँ, हैरी पॉटर, हमारा नया हीरो। ड्रेको और उसके दोस्त क्रैब और गोयल अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगे। सबके नामों को पुकारने के बाद स्नेप ने क्लास की ओर देखा और उसकी आंखें भी ठीक हैग्रिड की तरह काली थी। हालांकि हैग्रिड की तरह उनमें मासूमियत जरा सी भी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें काफी गहरी और इमोशनलेस थी, मानो कोई अंधेरी काली सुरंग हो। आप यहाँ पर जादुई काढ़े बनाने के सूक्ष्म विज्ञान को सीखने आए हो। प्रोफेसर मैकगोनागल की तरह स्नेप के पास भी क्लास को खामोश रखने की कला थी, जो कि यहाँ पर छड़ी हिलाने का मूर्खता भरा काम बहुत कम होता है। इसलिए तुम में से कई लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि ये भी जादू है। मुझे
उम्मीद नहीं है कि तुम लोग उबलती हुई कढ़ाई से निकलते लहराते धुएं की सुंदरता को कभी समझ पाओगे या इंसानों की नसों में से जाने वाले नाजुक रसों की शक्तियों को समझ पाओगे जो दिमाग को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं। मैं तुम्हें ये तक सिखा सकता हूँ कि शोहरत को कैसे बोतल में उतारा जाता है, गौरव को कैसे उबाला जाता है, यहाँ तक मौत पर ढक्कन कैसे लगाया जाता है। बस शर्त है कि तुम उन मूर्ख विद्यार्थियों में से ना हो जिन्हें मुझे आमतौर पर पढ़ाना पड़ता है। इतनी खतरनाक स्पीच के बाद मानो सन्नाटा सा छा गया। रॉन और हैरी बस एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। हालांकि हरमाइनी अपनी सीट के कॉर्नर तक आ चुकी थी। वो दिखाना चाहती थी कि वो मूर्ख बिल्कुल नहीं है। पॉटर, अगर मैं उस पोडल की जड़ी के चूरन को वॉर्मवुड के सार में मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी जड़ी को किस सार में? हैरी ने रॉन की ओर देखा, जिसके तोते भी उतने ही उड़े हुए थे जितने हैरी के, लेकिन वही हरमाइनी का हाथ किसी तलवार की तरह हवा में लटक रहा था। मैं नहीं जानता सर। शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। उसने हरमाइनी के हाथों को मानो इग्नोर कर दिया। पॉटर, एक और बार कोशिश करते हैं। अगर मैं तुम्हें बेजवार लाने के लिए कहूँ तो वो कहाँ मिलेगा? हरमाइनी का हाथ मानो अब इतना उठ चुका था कि आसमान छू ले, लेकिन वही हैरी को रद्दी भर भी अंदाजा नहीं था कि ये बेजवार किस बला का नाम है। वो हो सके उतना मेलफॉय और उसके दोस्तों को इग्नोर कर रहा था जो बस हंसे जा रहे थे। मैं नहीं जानता सर। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने से पहले तुमने अपनी किताबों को खोल के भी नहीं देखा है ना पॉटर? हैरी जैसे तैसे उन गहरी काली आंखों में देखते हुए ये सोच रहा था कि उसने डर्सलीज के यहाँ पर किताबें खोल के तो देखी थी, लेकिन क्या इसका मतलब उसे 1000 जादुई जड़ी बूटी और फंगी के बारे में याद होगा? स्नेप अभी भी हरमाइनी के हाथों को अनदेखा कर रहा था। अच्छा ये बताओ पॉटर कि मॉन्क्सवुड और वोल्फबिन में क्या फर्क है? लेकिन इस बार हरमाइनी खड़ी हो गई और उसका हाथ अब सीलिंग को छूने लगा था। मैं नहीं जानता सर, लेकिन हरमाइनी जान रही है, अब उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? कुछ बच्चे हंस पड़े। सीमस ने तो हैरी की ओर देखते हुए आग भी मार दी, लेकिन स्नेप इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। बैठ जाओ लड़की, स्नेप ने हरमाइनी से कहा। और पॉटर, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आस्पोडेल और वॉर्मवुड नींद का इतना शक्तिशाली डोज बना देते हैं कि इसे मौत का घूंट कहा जाता है। बेजवार एक पत्थर है जिसे बकरियों के पेट से निकाला जाता है और ये ज्यादातर जहरों से बचाता है। जहाँ बात रही मॉन्क्सवुड और वॉर्मबिन की, ये एक ही पौधे का नाम है जिन्हें एकोनिट भी कहा जाता है। तुम लोग इसे लिख क्यों नहीं लेते? तुरंत ही सभी ने अपने कलम से इस जानकारी को लिखना शुरू कर दिया। और पॉटर, तुम्हारी बदतमीजी के लिए गरुड़द्वार का एक पॉइंट काट लिया जाता है। क्लास जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी, हालांकि गरुड़द्वार की हालत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। स्नेप ने उनकी जोड़ियां बना दी और उन्हें छालों को ठीक करने वाला एक आसान सा काढ़ा बनाने का काम दे दिया। स्नेप चारों ओर अपने लंबे चौक के सहारे घूमते हुए देख रहा था कि वो लोग सूखी हुई बिच्छू की गोटी और सांप के जहरीले दांतों के चूरन को किस तरीके से तोड़ रहे हैं। मेलफॉय को छोड़ स्नेप ने सभी की आलोचना की। ऐसा लग रहा था कि स्नेप मेलफॉय को पसंद करने लगा है। हालांकि जब वो मेलफॉय की तारीफ करने में लगा था तभी हरे रंग का एसिड का धुआं पूरे तहखाने में फैल गया और कमरे में एक सन्नाटे से भरी हुई आवाज घूमने लगी। नेविल ने ना जाने कैसे मगर उसने सीमस की कढ़ाई को एक गोले में बदल दिया और वो कढ़ाई फर्श पर गिरकर बिखर चुकी थी और उस कढ़ाई में से गिरा हुआ काढ़ा फर्श पर बिखर चुका था जो बच्चों की जूतों में छेद किया जा रहा था। अगले ही पल पूरी क्लास अपने अपने टेबल्स पर खड़ी हो गई। वही नेविल जो उस काढ़े में नहा लिया था दर्द से मानो चिल्ला रहा था क्योंकि उसके हाथ और पैरों पर पूरी तरीके से लाल पिंपल्स आ चुके थे। बेवकूफ लड़के, स्नेप ने घुर्राते हुए अपनी छड़ी से पूरे काढ़े को साफ कर दिया। मुझे लगता है कि तुमने कढ़ाई को आग से उतारने से पहले ही उसमें सियाई के कांटे डाल दिए होंगे। लेकिन नेविल अब मानो दर्द से चिल्लाने लगा था। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसने सीमस की ओर देखते हुए कहा। फिर वो हैरी और रॉन की ओर मुड़ा जो ठीक नेविल के बाजू में काम कर रहे थे। और पॉटर, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि कांटे, तुम्हें लगा कि अगर उसका काम खराब हो जाएगा तो तुम अच्छे दिखोगे, है ना पॉटर? तुमने गरुड़द्वार का एक और पॉइंट खो दिया है। ये नाइंसाफी है। हैरी ने स्नेप के साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए अपना मुंह खोला ही था तभी कढ़ाई के पीछे से रॉन ने उसे कहा, बात को और आगे मत बढ़ाओ, स्नेप और बुरा हो जाएगा। वापस निकलते हुए हैरी का दिमाग घूम रहा था। वो सोच ही रहा था कि स्नेप भला उससे इतनी नफरत क्यों करता है। दिल पे मत लो, स्नेप हमेशा ही फ्रेड और जॉर्ज के भी पॉइंट्स काटते ही रहता है। क्या मैं तुम्हारे साथ हैग्रिड से मिलने चल सकता हूँ? 5 बजने को जब 3 मिनट कम थे तब वो लोग महल से निकलकर ग्राउंड से होकर चल दिए। हैग्रिड अंधेरे जंगल के कोने पर लकड़ी से बने हुए एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके दरवाजे के बाहर एक क्रॉसबो और एक जूते की जोड़ी थी। जब हैरी ने नॉक किया तब अंदर
अंदर से बहुत कुछ गिरने की आवाज हुई। साथ ही साथ अंदर से कुत्ते के भौंकने की भी आवाज आ रही थी। पीछे हटो फैंग, पीछे हटो, आ रहा हूँ। दरवाजे से अंदर घुसते ही हैरी ने देखा तो छत पे कई सारे सुअर के गोश्त और जंगली मुर्गियां लटक रही थी, अपने घर जैसा ही समझो। हालांकि जैसे ही उसने फैंग को छोड़ा, उसने तुरंत ही रॉन के ऊपर कूदते हुए उसके कानों को चाटना शुरू कर दिया। डेफिनेटली ठीक हैग्रिड की तरह फैंग भी बस दिखने में खतरनाक था, हालांकि वो डेंजरस था नहीं। ये है रॉन, एक और वीजली। हाँ, मेरी आधी जिंदगी निकल गई तुम्हारे दो जुड़वा भाइयों को अंधेरे जंगल में जाने से रोकने के लिए। हालांकि हैग्रिड के पत्थर जैसे केक ने दोनों के दांतों की जान निकाल दी, फिर भी उन्होंने ऐसा जताया कि उन्हें केक मानो बहुत पसंद आ रहा है। फैंग भी अब हैरी के घुटनों के ऊपर लाल टपकाते हुए बैठ चुका था। हैरी और रॉन को बहुत खुशी हुई जब हैग्रिड ने फिल्च को बुढ़ा और खूसक कहा। और बात रही मिसेस नॉरिस की, तो हमारी बहुत तमन्ना है कि एक दिन हम उससे फैंग से मिलाएं। तुम जानते हो, जब भी हम स्कूल आते हैं तब वो बिल्ली हमारा पीछा करती रहती है। फिल्च ने उसे इस काम पे लगाया है। हैरी ने हैग्रिड को स्नेप के बारे में सब बताया, लेकिन ठीक रॉन की तरह हैग्रिड ने भी उसे समझाया कि वो इस बात को दिल पे ना ले। स्नेप हमेशा ही सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है, पर ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करते हैं। बकवास है, वो क्यों करेंगे? लेकिन हैरी ने देख लिया था कि ये बोलते समय हैग्रिड ने उससे नजरें चुरा ली थी। और चार्ली के क्या हाल है भाई? हमें वो पसंद था, जानवरों के मामले में उसका मुकाबला नहीं है। हैरी ने सोचा कि कहीं हैग्रिड ने जानबूझ के तो ये बात नहीं बदली। वही रॉन हैग्रिड को चार्ली के ड्रैगन्स को लेकर काम के बारे में सब बता रहा था। तभी हैरी ने जमीन पर पड़े हुए कागज के टुकड़े को उठाया, जो कि दरअसल दैनिक जादूगर की एक कटिंग थी। ग्रिंगॉट्स में घुसपैठ की ताजा जानकारी। 31 जुलाई को ग्रिंगॉट्स में हुई घुसपैठ की जांच चल रही है, जिसे लेकर लोगों का मानना है कि ये काम अज्ञात जादूगरनी और जादूगरों का है। ग्रिंगॉट्स के गॉब्लिन्स की ओर से कहा गया है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था वो दरअसल एक दिन पहले ही खाली कर दी गई थी, लेकिन हम नहीं बता सकते कि उसमें क्या था, इसलिए फट्टे में टांग मत डालो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ग्रिंगॉट्स के स्पोक गॉब्लिन ने आज दोपहर कहा। हैरी को याद आया कि रॉन ने उसे ट्रेन में बताया था कि ग्रिंगॉट्स को किसी ने लूटने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तारीख मेंशन नहीं की थी। हैग्रिड, ग्रिंगॉट्स में घुसपैठ मेरे जन्मदिन पे हुई थी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हम वहाँ पर थे तब लूटने की कोशिश चल रही थी। अब इस बात में कोई डाउट नहीं था, क्योंकि हैग्रिड ने हैरी से नजर नहीं मिलाई थी। उसने बस घुर्राते हुए हैरी को और एक रॉक केक पास कर दिया, लेकिन हैरी ने न्यूज को फिर से एक बार पढ़ा। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे ठीक एक दिन पहले ही खाली कर दिया गया था। हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 को खाली किया था। क्या चोरों को उस छोटे से गंदे से पैकेट की तलाश थी? जब वो दोनों वापस किले की ओर जा रहे थे तब उनकी जेबों में रॉक केक्स का वजन था, जिन्हें वो लेने से मना नहीं कर पाए। हैरी को हैग्रिड के साथ चाय पीते हुए एक अच्छा खासा समय मिला सोचने के लिए कि क्या हैग्रिड ने सही समय पर उस पैकेट को निकाल लिया था, और अभी कहाँ है वो छोटा सा पैकेट, और क्या हैग्रिड को स्नेप के बारे में कुछ ऐसा बताए जो वो बताना नहीं चाहता। चैप्टर 9, द मिडनाइट डुएल। हैरी ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे लड़के से भी मिल पाएगा जिसे वो डडली से भी ज्यादा नफरत करेगा, तब तक जब तक वो ड्रेको मैल्फॉय से नहीं मिला। बट स्टिल पहले साल के सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर नाग शक्ति के साथ बस जादुई काढ़े के विषय में बैठा करते थे, जिसके चलते उनका ज्यादातर पाला मैल्फॉय से नहीं पड़ता था, या कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें गरुड़ द्वार के हॉल में लगा हुआ नोटिस नहीं दिखा, जिसे पढ़ने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उड़ने की कला सीखने वाली क्लास गुरुवार से शुरू होने वाली थी, जिसमें गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के स्टूडेंट्स एक साथ होने वाले थे। बढ़िया, मैं हमेशा से ही चाहता था कि मैं अपने आप को जादुई झाड़ू पे मैल्फॉय के सामने मूर्ख साबित करूं। वो सबसे ज्यादा उत्सुक था उड़ना सीखने के लिए। तुम्हें क्या पता कि तुम मूर्ख दिखोगे? हालांकि मैल्फॉय हमेशा ही अपने क्विडिच के किस्से सुनाता रहता है, मगर मुझे लगता है कि वो बस फेंका फेंकी करता है। वो बार बार इस बात को लेकर रोता रहता है कि पहले साल के स्टूडेंट्स को क्विडिच में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया जाता। हमेशा ही शेकी बकता रहता है कि कैसे वो उड़ते हुए मुगलों के प्लेन को टकराने से बचा, और वैसे भी ऐसी कहानियां बताने वाला वो अकेला नहीं था। सीमस फिनिगन भी कहता फिरता था कि उसने भी अपना बचपन देहात में अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए बिताया है। इवन रॉन भी जब भी कोई सुनने के लिए तैयार होता था तब बताया करता था कि वो चार्ली की पुरानी झाड़ू से एक बार मुगलों के हैंग ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था। जादूगरों के परिवार से आए हुए बच्चे हमेशा ही क्विडिच को लेकर बातें किया करते थे। फुटबॉल को लेकर पहले ही दिन रॉन और डीन थॉमसन की लंबी बहस हो चुकी थी, जो कि डीन भी उनकी डोमेट्री में सोया करता था। रॉन को समझ में नहीं आता था कि ऐसे गेम में क्या मजा आता है जिसमें एक ही गेंद हो, ऊपर से किसी को उड़ने की इजाजत भी ना हो। हैरी ने देखा कि रॉन डीन की फेवरेट वेस्ट हैम
सैम फुटबॉल टीम के पोस्टर को पोंछ रहा था ताकि वो तस्वीरों को हिलता देख सके। लेकिन वही नेविल कभी भी जादुई झाड़ू पर नहीं बैठा था क्योंकि उसकी दादी ने इसकी इजाजत उसे कभी नहीं दी थी। कभी कभी हैरी को लगता था कि उन्होंने सही में समझदारी का काम किया है, क्योंकि जब भी नेविल अपने दोनों पैरों के साथ जमीन पे रहता है तब भी उसके साथ कोई न कोई हादसे होते ही रहते हैं। अगर वो आसमान में उड़ने लगा तो ना जाने क्या ही होगा। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने को लेकर उतना ही घबराई हुई थी जितना कि नेविल। वो एक लौती ऐसी चीज थी जो हरमाइनी किताबों से पढ़कर नहीं सीख सकती थी। ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं की थी। ट्यूसडे के दिन ब्रेकफास्ट के वक्त हरमाइनी ने सबको बहुत ही ज्यादा बोर किया। वो उन्हें उड़ने के बारे में टिप्स दे रही थी जो उसने लाइब्रेरी में क्विडिच थ्रू एजेस से सीखी थी। नेविल एक लौता था जो उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था ताकि बाद में जब भी उड़ने का मौका आए तब वो किसी चीज में कम ना पड़े। हालांकि बाकी सब तो खुश तब हुए जब खतों के आने से हरमाइनी का लेक्चर फाइनली खत्म हो गया। जब से हैग्रिड की चिट्ठी हैरी को मिली थी उसके बाद से एक भी चिट्ठी उसके नाम नहीं आई थी, जिसे मैलफॉय ने भी नोटिस कर लिया था। मैलफॉय का ईगल उल्लू हमेशा ही उसके लिए घर से मिठाई के बॉक्सेस लेकर आता था जिसे वो बहुत ही शान से नाग शक्ति के टेबल पर खोला करता था। एक उल्लू नेविल के लिए छोटा सा पैकेट लेकर आया जिसे उसने काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में खोला, लेकिन पॉकेट से एक बड़े गेंद की आकार की कांच की बॉल निकली जिसके अंदर मानो सफेद धुआं छाया हुआ था। इसे भूल न जाना कहते हैं। यह आपको बताता है कि आप कहीं कुछ तो भूल तो नहीं गए। देखो, इसे ऐसे कस के पकड़ते हैं। अगर आप कुछ भूल रहे तो उसका चेहरा मानो तुरंत ही लटक गया क्योंकि भूल ना जाना तुरंत ही लाल हो गया। इसका मतलब है कि तुम कुछ भूल रहे हो। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या भूला है। तभी ड्रेको मैलफॉय जो कि गरुड़ द्वार की टेबल के नजदीक से गुजर रहा था उसने उसके हाथों से भूल न जाना छीन लिया। हैरी और रॉन तुरंत खड़े हो गए। वो बस बहाना ढूंढ रहे थे ड्रेको के साथ लड़ाई करने का, लेकिन तभी प्रोफेसर मैगोनिगल वहाँ पर आ गई। जो कि प्रोफेसर मैगोनिगल सबसे ज्यादा तेज टीचर थी। उसे तुरंत पता चल जाता था कि कहाँ क्या लफड़ा होने वाला है। क्या हो रहा है? मैलफॉय ने मेरा भूल न जाना ले लिया है प्रोफेसर। मैलफॉय ने तुरंत ही उस भूल न जाने को छोड़ दिया और कहा, मैं तो बस देख रहा था। इतना कहकर वो क्रैब और गोयल के साथ वहां से खिसक गया। लगभग उसी दिन 3:30 बजे हैरी, रॉन और बाकी सारे गरुड़ द्वार के स्टूडेंट्स ग्राउंड में आ पहुंचे अपनी पहली उड़ान की क्लास के लिए। मौसम काफी ज्यादा साफ सुथरा सा था। वो उबड़ खाबड़ ग्राउंड से गुजरते हुए प्लेन से मैदान पर आ पहुंचे जो कि अंधेरे जंगल के एकदम अपोजिट था, जहाँ पर तकरीबन 20 जादुई झाड़ू जमीन पर रखी हुई थी। हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीजली से सुना था कि स्कूल की झाड़ुएं कुछ खास नहीं है। इनमें से ज्यादातर बीच हवा में वाइब्रेट होने लगती है और थोड़ी ऊंचाई पर जाती ही बाई और ज्यादा मुड़ने लगती है। मैडम हूच वहाँ पर आ चुकी थी। उनके बाल अपनी हाइट के मुकाबले थोड़े छोटे और ग्रेइश थे। वही आप उन्हें दूर से भी पहचान सकते हो क्योंकि उनकी आंखें मानो किसी बाज की तरह थी। वेल, चलो चलो, इंतजार किस बात का है भाई? सभी लोग अपनी अपनी जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। हैरी ने देखा कि उसकी झाड़ू काफी पुरानी थी जिसकी कुछ कुछ शंखाएं बाहर आ चुकी थी। चलो सभी अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ और सभी कहो ऊपर ऊपर। हैरी की झाड़ू तुरंत ही उसके हाथ में चिपक गई। हालांकि बहुत कम लोग थे जो ये कर पाए। हरमाइनी की झाड़ू तो बस जरा सा लुढ़की, नेविल की तो बिल्कुल भी नहीं हिली। हैरी ने सोचा कि ठीक घोड़ों की तरह झाड़ू ये भी समझ पाते हैं कि आप डरे हुए हो। नेविल की तो आवाज में ही थरथराहट थी, मानो वो अपने पैरों को जमीन पर ही रखना चाहता था। मैडम हूच ने उन्हें बताया कि कैसे झाड़ू पे बैलेंस बनाना है ताकि वो दूसरे सिरे से खिसक के नीचे ना गिरे, और वो बस यहाँ से वहाँ घूमते हुए ये बता रही थी कि कैसे अपनी झाड़ू को कंट्रोल करना है। हालांकि जब मैडम हूच ने मैलफॉय को ये बताया कि कैसे वो इतने सालों से झाड़ू को गलत पकड़ रहा है तब हैरी और रॉन की हंसी छूट गई। अब मैं सीटी बजाऊंगी तब आपको आपके पैरों को जमीन पर दे मारना है, थोड़ा सा ऊपर उड़ना है, फिर अपने शरीर को सामने झुकाकर नीचे आ जाना है। मेरी सीटी बजाते ही प्लीज। 3, 2। लेकिन नेविल तो इतना घबराया हुआ था कि उसने सीटी बजने से पहले ही अपने दोनों पैरों को जमीन पर जोर से दे मारा। वापस आ जाओ लड़के। लेकिन नेविल तो बॉटल से निकले हुए हवा की तरफ ऊपर ही उड़ते जा रहा था। 12 फुट, फिर 20 फुट। हैरी ने देखा तो नेविल का चेहरा घबराहट में इतना सफेद हो चुका था कि उसका बैलेंस छूटा और वो फिसल गया। अगले ही पल नेविल अपने मुंह के बल घास पे किसी मिट्टी के गोले की तरह पड़ा हुआ था। हालांकि उसकी जादुई झाड़ू और ऊपर उड़ते हुए अंधेरे जंगल की ओर चली गई। मैडम हूच ने देखा तो उनका चेहरा भी मानो नेविल की तरह सफेद पड़ चुका था। ओ ओ ओ, कलाई की हड्डी टूट गई है। कोई बात नहीं, चलो खड़े हो जाओ लड़के, चलो चलो। उन्होंने बाकी की क्लास को कहा, तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं इस बच्चे को अस्पताल लेके जा रही हूँ। तुम इन झाड़ुओं को वहीं पर पड़े रहने दोगे जहाँ पर वो है। कोई भी हवा में दिखा तो वो स्कूल के बाहर होगा। इससे पहले कि वो बोल पाए
क्विडिच। वो नेविल को सहारा देते हुए वहाँ से निकल पड़ी, जहाँ नेविल के मानो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसकी कलाई का दर्द बढ़ते ही जा रहा था। जैसे ही वो दोनों थोड़ी दूर चले गए, मैलफॉय ने हंसना शुरू कर दिया। क्या तुमने मोटे का चेहरा देखा? चुप रहो मैलफॉय। ओह, तो तुम्हें लॉन्ग बॉटम की फिक्र है? पेंसी पार्किंसन ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रोने वाले बेबीज पसंद है पार्वती। ये तो देखो। मैलफॉय ने घास में से उस तोहफे को उठाया जो नेविल को उसकी दादी ने भेजा था। उसने जैसे ही भूल न जाने को उठाया, वो सूरज की किरणों से चमकने लगा। उसे मुझे दे दो मैलफॉय। सभी लोगों की नजर अब बस उन दोनों पे ही थी। अच्छा, क्यों ना मैं इसे ऐसी जगह पर रख दूं जहाँ से लॉन्ग बॉटम इसे ढूंढ ले। कैसा हो, एक पेड़ के ऊपर? उसे मुझे दे दो, हैरी ने चिल्ला के कहा। लेकिन तब तक मैलफॉय ने अपने झाड़ू पर बैठकर उड़ना शुरू कर दिया था। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो अच्छी तरीके से उड़ सकता है। बलूत के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के पास पहुंचने के बाद उसने कहा, आओ इसे ले लो पॉटर। हैरी, छोड़ो उसे, मैडम हूच ने मना किया है, तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। हालांकि हैरी के कानों में मानो अब गर्म खून दौड़ रहा था। उसने हरमाइनी को इग्नोर करते हुए अपने पैरों को जोर से जमीन पे धक्का मारा। अपने लहराते हुए बालों और कपड़ों के साथ हैरी के अंदर एक किस्म की खुशी थी कि एटलीस्ट कोई तो चीज है जो वो बिना सिखाए कर सकता है। और थोड़ा ऊपर उड़ते हुए उसने नीचे से लड़कियों की चीखने की और रॉन की शाबाशी सुनाई दी। उसने अपने हवाई झाड़ू को मैलफॉय की ओर मोड़ा और वो उसके सामने आ गया। इसे मुझे दे दो मैलफॉय, वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा। ओह, ऐसा क्या? हालांकि मैलफॉय के अंदर भी अब चिंता होने लगी थी कि हैरी ये सब कुछ कैसे कर रहा है। ना जाने कैसे, मगर हैरी को भी पता था कि क्या करना है। उसने अपनी झाड़ू को किसी भाले की तरह पकड़ा और मैलफॉय की ओर बढ़ना शुरू किया। मैलफॉय तुरंत ही अपनी जगह से हट गया, जहाँ हैरी ने भी तुरंत अपनी झाड़ू को घुमाया और वो बीच हवा में ही रुक गया। नीचे खड़े कुछ लोग तो अब तालियां बजाने लगे थे। मैलफॉय, यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रैब और गॉयल नहीं है, हैरी ने उसे याद दिलाया। जहाँ ठीक यही ख्याल मैलफॉय के भी जहन में चल रहा था। अच्छा, ऐसा क्या? इसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। उसने भूल न जाने को जोर से हवा में उछाल दिया और वो जमीन पे वापस लौट गया। हैरी को मानो वो नीचे गिरती हुई गेंद साफ साफ स्लो मोशन में दिखाई दे रही थी। उसने अपनी झाड़ू को हल्का सा नीचे मोड़ा और गेंद की ओर बढ़ना शुरू किया। हवा मानो इतनी तेज थी कि उसके कानों में सीटियां बज रही थी। नीचे खड़े लोगों की चीखें उसके कानों में घूम रही थी। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसने पाया कि उसने अपने हाथों में भूल न जाने को पकड़ लिया है, जिसी के साथ वो घास पे भी आराम से गिर पड़ा। हैरी पॉटर! हैरी के दिल में मानो तुरंत ही घबराहट फैल गई। प्रोफेसर मैकगोनागल उनकी ओर बढ़ते हुए आ रही थी। वो जैसे तैसे अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ। कभी नहीं, हॉगवर्ट्स में इससे पहले कब? हैरी का दिल मानो जोर जोर से धड़क रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पॉटर? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। उसकी गलती नहीं है प्रोफेसर। चुप रहिए मिस पाटिल। लेकिन मैलफॉय, रहने दो मिस्टर वीजली। बस हुआ पॉटर, मेरे पीछे आओ। धीरे धीरे चलते हुए हैरी ने क्रैब और गॉयल की मुस्कुराहटें देखी। उसे पता था कि उसे हॉगवर्ट्स से निकाला जाएगा। उसने अपनी सफाई भी देनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल बस गुस्से में आगे बढ़ती जा रही थी। बस हो गया। वो 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। 10 मिनट में वो अपने संदूक को पैक कर रहा होगा। जब वो डर्सलीज के घर वापस जाएगा तब वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग आगे बढ़ते रहे। कॉरिडोर से गुजरते हुए वो लोग सीढ़ियों के भरोसे चल रहे थे और इसी बीच प्रोफेसर मैकगोनागल ने कुछ भी नहीं कहा। वो दरवाजे को धक्का देते हुए गलियारों से गुजर रहे थे। शायद वो हैरी को डंबलडोर के पास ले जा रही थी। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे भी ठीक स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे एज गेम कीपर रख भी दिया था। शायद उसे भी एज हैग्रिड का असिस्टेंट वहाँ पर रहने दिया जाए। उसका पेट मानो अब हलचल कर रहा था। कैसा होगा अगर रॉन और बाकी के सब जादूगर बन जाए और हैरी हैग्रिड की बैग को लेकर बस ग्राउंड में घूमता रहे। प्रोफेसर मैकगोनागल एक क्लास के बाहर खड़ी रही। उन्होंने दरवाजा खोला और अपना सर उसके अंदर डाल दिया। माफ करना प्रोफेसर फ्लिटविक, क्या मैं थोड़ी देर वुड को लेकर जा सकती हूँ? वुड? हैरी ने सोचा, क्या ये कोई लकड़ी थी जिससे वो हैरी की पिटाई करना चाहती है? लेकिन वुड दरअसल 5th ईयर का एक हट्टा कट्टा नौजवान था जो क्लास से बाहर आते हुए काफी कंफ्यूज था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। गलियारों से गुजरते हुए वुड हैरी की ओर काफी क्यूरियसली देख रहा था। अंदर यहाँ पर प्रोफेसर ने उन्हें क्लासरूम दिखाया जो कि बिल्कुल खाली था, बस पीव्स को छोड़कर जो चौक से ब्लैक बोर्ड पर गालियां लिख रहा था। बाहर निकलो पीव्स! उसने अपने हाथों से चौक को डस्टबिन में फेंका और दरवाजे से तुरंत गायब हो गया। मैकगोनागल ने दरवाजे को जोर से बंद किया और कहा, पॉटर, ये है ओलिवर वुड। वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है। वुड के एक्सप्रेशन मानो तुरंत ही बदल गए। जहाँ पहले वो चिंता में था, अब उसकी चेहरे पर खुशी की लहर थी। आप सच तो कह रही हो ना प्रोफेसर? बिल्कुल, मैंने आज तक ऐसा कभी किसी को उड़ते हुए नहीं देखा था। ये तुम्हारी पहली जादुई उड़ान थी पॉटर? हैरी ने बस अपना सर हिलाया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसे ये तो पता चल चुका था कि उसे निकाला तो नहीं जा रहा है, जिसके चलते उसके जान में थोड़ी जान आई। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, इसने उस चीज को 50 फुट नीचे गोता लगाते हुए पकड़ा और इसे खरोच तक नहीं आई। ऐसा तो चार्ली वीजली भी नहीं कर
पाता था। वुड अब ऐसा दिख रहा था मानो उसके सब सपने साकार होते हुए उसे नजर आ रहे थे। क्या कभी क्विडिच का मैच देखा है हैरी? ये गरुड़ द्वार का कैप्टन है, मैगोनिगल ने कहा। वुड हैरी के नजदीक घूमते हुए उसे घूर रहा था। इसका शरीर भी खोजी की तरह है, चपल, फुर्तीला। हमें इसे एक अच्छी सी जादुई झाड़ू दिलानी होगी प्रोफेसर। मुझे लगता है निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप 7 से काम बन जाएगा। मैं प्रोफेसर डम्बलडोर से बात करूंगी पहले साल के नियमों को लेकर। शायद हेवन भी जानता है कि हमें पिछले साल से बेहतरीन टीम चाहिए। आखिरी साल में नाग शक्ति ने हमें रॉन दिया था। काफी हफ्तों तक तो मैं सेवरस स्नेप से आग भी मिला नहीं पा रही थी। मैगोनिगल ने हैरी की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहूंगी कि तुम मन लगाकर मेहनत करो, वरना सजा को लेकर मैं अपना इरादा बदल लूंगी। तुम्हारे पिता को तुम पे गर्व होता पॉटर, वो खुद भी काफी बेहतरीन क्विडिच प्लेयर थे। तुम मजाक कर रहे हो? ग्रेट हॉल के अंदर डिनर करते हुए हैरी ने रॉन को सारी बात बताई। खोजी? लेकिन पहले साल के बच्चों को तो खेलने नहीं दिया जाता। तुम सबसे यंग खिलाड़ी होंगे, लगभग 100 सालों में। हैरी ने एक बड़ी सी पाई का बाइट लेते हुए कहा। रॉन मानो इतना इम्प्रेस हो चुका था कि वो बस हैरी को घूरे जा रहा था। मेरी ट्रेनिंग अगले हफ्ते शुरू होगी, लेकिन हाँ, इसे किसी को बताना मत। वुड इसे एक सीक्रेट रखना चाहता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज विजली ग्रेट हॉल में आए। जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा, शाबाश हैरी, वुड ने हमें बताया हम भी टीम में हैं। हम मारक है। मैं कह रहा हूँ इस साल क्विडिच कप हमारा ही है। जब से चार्ली गया है तब से हम जीते नहीं है, लेकिन इस साल की टीम बेहतरीन होने वाली है। तुम्हारा खेल सच में काफी शानदार होगा हैरी। तभी तो वुड तुम्हारे बारे में बताते हुए बस कूदे जा रहा था। खैर हम चलते। ली जॉर्डन कह रहा था कि उसने स्कूल से बाहर जाने के लिए एक नया रास्ता खोज लिया है। शर्त लगा लो, ये ग्रॉगरी के स्टैचू के पीछे वाला रास्ता ही होगा जिसे हमने पहले ही हफ्ते में खोज लिया था। फ्रेड और जॉर्ज वहाँ से निकल ही गए थे, पर वहाँ पर मैलफॉय के साथ क्रैब और गॉयल आ गए। आखिरी बार खाना खा लो पॉटर। तुम मुगलों के पास जाने वाली ट्रेन कब ले रहे हो? हाँ अच्छा, तो जमीन पर वापस आने के बाद तुम अपनी बहादुरी दिखा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारे दो छोटे दोस्त जो है, ऑब्वियसली क्रैब और गॉयल। छोटे तो कहीं से भी नहीं थे, लेकिन टीचर्स टेबल भरे होने के चलते वो बस इन्हें धमकी दे सकते और कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे अकेले में भी निपट सकता हूँ पॉटर। अगर तुम चाहो तो आज रात क्यों ना हो जाए जादूगरों की लड़ाई, बस छड़ियों से, बिना एक दूसरे को छुए। क्या हुआ, इससे पहले विजार्डिंग डुएल के बारे में सुना नहीं क्या? हाँ, ऐसा किसने कहा? ऐसे कैसे नहीं सुना? रॉन ने कहा। मैं उसका साथी रहूंगा और तुम्हारा कौन रहेगा? उसने क्रैब और गॉयल की ओर देखा और कहा, क्रैब, हम आधी रात को ट्रॉफी रूम में मिलेंगे, जो हमेशा खुली होती है। जब मैलफॉय वहाँ से निकल गया तब हैरी ने पूछा, आखिरकार ये विजार्डिंग डुएल होता क्या है और तुम मेरे साथ ही रहोगे, इसका क्या मतलब हुआ? अरे मतलब तुम अगर मर गए तब भी मैं लड़ता रहूंगा, रॉन ने अपने पाई के टुकड़े को खाते हुए कहा। लेकिन हैरी के चेहरे को देख उसने तुरंत बोल दिया, फिक्र मत करो, लोग बस असली विजार्डिंग डुएल में मरते हैं। तुम और मैलफॉय ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की ओर चिंगारियां निकल पाओगे, क्योंकि तुम दोनों को ही उतना जादू आता ही नहीं है जो नुकसान पहुंचा सके। वैसे मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगे हैरी, लेकिन क्या होगा अगर मैं छड़ी घुमाऊं और कुछ भी ना हो? तो फिर अपनी छड़ी फेंक देना और उसके नाक पे मुक्का जड़ देना। रॉन ने हैरी को एक मस्त सुझाव दे दिया। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर कोई शांति से खाना भी नहीं खा सकता? लेकिन हरमाइनी ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हैरी से कहा, मैं सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सुन लिया कि तुम मैलफॉय से आज रात भिड़ने वाले हो। हाँ, अगर तुम चाहती तो ऐसा नहीं होता ना। तुम्हें रात के समय इस तरीके से घूमना नहीं चाहिए। अगर तुम पकड़े गए तो गरुड़ द्वार अपने पॉइंट्स गवा देंगे, तुम पकड़े जाओगे। सच में तुम तो काफी सेल्फिश हो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गुड बाय। आज के दिन का अंत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। जब हैरी अपने बिस्तर पे डीन और सीमस के खराटे सुनते हुए सोच रहा था, हालांकि इसके बीच नेविल अब तक हॉस्पिटल से नहीं लौटा था, रॉन हैरी को बता रहा था कि अगर वो तुम्हें श्राप देने की कोशिश करे तो तुम झुक जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उससे ब्लॉक कैसे करते। कहीं न कहीं मिस्टर फिल्च और मिसेस नॉरिस उन्हें आज पकड़ लेंगे। हैरी सोच ही रहा था कि आज वो अपनी किस्मत के भरोसे कुछ ज्यादा ही चल रहा है। वो आज एक ही दिन में एक नियम तो ऑलरेडी तोड़ चुका है, अब वो बस पकड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैलफॉय का हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, और वैसे भी वो इस फेस टू फेस लड़ाई के चांस को ऐसे ही नहीं खोना चाहता था। 11:30 बज चुके हैं, बेहतर होगा कि अब हम निकल ले। उन्होंने अपने ड्रेसिंग गाउन्स पहन लिए और छड़िया लेते हुए टॉर रूम को क्रॉस किया। घुमावदार सीढ़ियों को पार करते हुए वो दोनों गरुड़ द्वार के कॉमन रूम में आ पहुंचे। वो लोग पोर्ट्रेट हॉल के दरवाजे के पास पहुंच ही चुके थे, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम ये करने जा रहे हो हैरी। तुम अपने बिस्तर में जाओ। मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता ही दिया था, पर्सी प्रीफेक्ट है, वो तुम्हें रोक सकता है। हैरी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो दूसरों के मामले में इतनी टांग अड़ाए। चलो, उसने फैट लेडी की तस्वीर को धक्का दिया और पोर्ट्रेट हॉल से नीचे उतर आया। हालांकि हरमाइनी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, वो भी उनके पीछे पीछे घुसकर बाहर आ गई। क्या तुम्हें गरुड़ द्वार के बारे में कोई परवाह नहीं है? तुम बस अपने बारे में सोच रहे हो। मैं नहीं चाहती कि नाग शक्ति इस साल भी हाउस कप जीते। तुम सारे पॉइंट्स गवा दोगे जो मैंने काया पलट जादू के जरिए प्रोफेसर मैगोनिगल से कमाए थे। अब जाओ भी। ठीक है,
लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी पहले ही दे रही हूँ। जब तुम कल घर जाने वाली ट्रेन में बैठोगे तब याद करोगे मैंने क्या कहा था। हरमाइनी वापस अंदर जाने के लिए फैट लेडी की तस्वीर की ओर मुड़ी तो तस्वीर से वो फैट लेडी गायब थी। वो दरअसल किसी से मिलने चली गई थी, जिसके चलते हरमाइनी गरुड़ द्वार के टावर के बाहर लॉक हो चुकी थी। ओ नो, अब मैं क्या करूँ? ये तुम्हारी दिक्कत है, हमें तो जाना है, हमें देर हो रही है। वो लोग गलियारों में पहुंचे भी नहीं थे कि हरमाइनी भी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं भी तुम लोगों के साथ आ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं वहीं पर खड़ी रहूंगी ताकि फिल्च आके मुझे पकड़ ले? मैं तुम्हारे साथ पकड़ी जाऊंगी ताकि मैं बता पाऊँ कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। दोनों जरा प्लीज चुप हो जाओ। कोई दरवाजे से आ रहा है। किसी के हाफनी की आवाज आ रही थी। क्या मिसेस नॉरिस है? लेकिन वो नेविल था जो कि फर्श पर मानो सोया हुआ था, पर जैसे ही वो लोग उसके नजदीक गए वो तुरंत ही जाग गया। थैंक गुडनेस तुम मुझे मिल गए। मैं कब से अंदर जाकर सोना चाहता था, लेकिन मुझे नया पासवर्ड याद ही नहीं है। आवाज थोड़ी धीमी रखो नेविल। पासवर्ड पिक्स नॉट है, लेकिन ये पासवर्ड तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि फैट लेडी जा चुकी है। वैसे तुम्हारा हाथ अब कैसा है? अच्छा है, मैडम पॉम्फ्री ने तो इसे तुरंत ठीक कर दिया था। सही है। वेल देखो नेविल, हमें कहीं जाना है तो हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ के जाओ। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए हरमाइनी और नेविल को घुर्राते हुए कहा, अगर हम तुम्हारी वजह से पकड़े गए तो मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं कुरिल का भूत का शाप सीख कर तुम लोगों के ऊपर आजमा न लूं। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला, शायद ये बताने के लिए कि भूत के शाप को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन हैरी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। वो सभी गलियारों से आगे बढ़ रहे थे। हैरी हर मोड़ पर मिस्टर फिल्च या मिसेस नॉरिस से टकराने की उम्मीद कर ही रहा था, लेकिन वो खुशनसीब थे। उन्होंने तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां ली और जाके ट्रॉफी रूम में पहुंच गए। मैल्फॉय और क्रैब अब तक वहां पर नहीं आए हुए थे। चांद के बगल में रहने वाले तारों से एक हल्की हल्की रोशनी उस रूम में थोड़ी चमकान लेके आ रही थी। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली। क्या पता मैल्फॉय उसे देखकर ही उस पर हमला कर दे, लेकिन काफी समय बीत चुका था। उन्हें देर हो चुकी है, शायद वो लोग डर चुके हैं। पर तभी बाजू वाली रूम से एक आवाज आई। सभी लोग चौंकने हुए, लेकिन हैरी ने नोटिस किया कि ये आवाज मैल्फॉय की तो नहीं है। जरा जाके सूंघ के तो देखो मेरी रानी, वो लोग यही कहीं पर छुपे होंगे। मिस्टर फिल्च ने मिसेस नॉरिस से कहा। हैरी ने तुरंत ही उसकी आवाज पहचान ली और उसने सभी को अपने पीछे छुपने के लिए कहा। वो लोग दूसरे दरवाजे से होकर चुपचाप खिसक गए। नेविल के बाहर गिरते ही मिस्टर फिल्च ट्रॉफी रूम के अंदर आ गया। वो यही कहीं छुपे हुए हैं। उस रास्ते से वो लोग भागते भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ बहुत सारे कवच आर्मर्स रखे हुए थे। नेविल डर के मारे अचानक चिल्ला पड़ा और वो फिसल गया। गिरते हुए उसने रॉन को भी पकड़ लिया, जिसके चलते वो दोनों ही जोर से उन आर्मर्स पर गिर पड़े। हालांकि उनके गिरने से इतनी तेज आवाज हुई कि मानो पूरा महल जाग सकता था। भागो भागो जल्दी, हैरी चिल्ला पड़ा। एक बार फिर से वो लोग भाग पड़े और हैरी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं मिस्टर फिल्च उनके पीछे आ तो नहीं रहा है। हैरी सबसे आगे दौड़ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वो लोग दीवार पे लगे हुए एक पर्दे को फाड़कर उसके अंदर घुस गए और उन्होंने खुद को एक खुफिया रास्ते पे पाया। वो भागते भागते चाम्स के क्लास के बाजू में निकल गए, जिसके चलते उन्हें ये तो यकीन हो गया कि वो ट्रॉफी रूम से कई कोसों दूर आ चुके हैं। शायद हम बच गए। मैंने तुमसे कहा था हमें गरुड़ द्वार टावर में जल्दी से लौट जाना चाहिए। मैल्फॉय ने तुम्हें चकमा दे दिया है। फिल्च को भी उसी ने बताया होगा कि ट्रॉफी रूम में कोई ना कोई आने वाला है। हैरी सोच ही रहा था कि शायद हरमाइनी सच बोल रही है, लेकिन ये बात वो उसके सामने कहने तो नहीं वाला था। चलो चलते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कुछ कदम चलते ही एक क्लास का दरवाजा खुला और कोई अजीब चीज उड़ते हुए सामने आई। वो पीव्स था। चुप रहो पीव्स, वरना तुम्हारी वजह से हमें स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। आधी रात को घूम रहे हैं, वो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे। बदमाशी करनी है और पकड़ा भी नहीं जाना। अगर तुम किसी से ना कहो तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पीव्स प्लीज। मुझे फिल्च को तो बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे भले के लिए हमारे रास्ते से हट जाओ पीव्स। रॉन ने पीव्स की ओर रैप्टा मारने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। स्टूडेंट्स बेड से बाहर है, वो सभी चाम्स के क्लास के यहाँ पर घूम रहे हैं। पीव्स चिल्ला पड़ा। पीव्स के नीचे से वो तुरंत ही भाग निकले और इतना भागते रहे जब तक एक बड़े से दरवाजे से वो टकरा नहीं गए, जो कि वो दरवाजा बंद था। अब तो फंस गए। उन्होंने दरवाजे को हो सके उतना जोर से धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला। हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। फिल्च भी पीव्स की आवाज की ओर बढ़ते हुए उनके नजदीक आ ही रहा था। ओह हटो भी। हरमाइनी ने हैरी के हाथों से छड़ी छीन ली और दरवाजे की कुंडी की ओर पकड़ते हुए कहा, अलो हमोरा। लॉक तुरंत ही खुल गया और वो सभी अंदर गए और दरवाजे को कान लगाते हुए बाहर की बातें सुनने लगे। वो लोग किस तरफ गए हैं पीव्स?
जल्दी बताओ, पहले प्लीज कहो। परेशान मत करो पीव्स, जल्दी बताओ वो लोग कहाँ गए हैं। जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा प्लीज बताओ, मैंने कहा था जब तुम प्लीज कहोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चारों को दरवाजे के अंदर से पीव्स के गायब होने की और फिल्च की गालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा दरवाजा लॉक है, अब हम ठीक है। ओह हटो भी नेविल। नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी के नाइट गाउन से लटका हुआ था। हैरी उसकी ओर घूमा ही था लेकिन उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब तक इस रात में जो कुछ भी हुआ था उससे भी भयानक होना और उससे भी भयानक कुछ दिखना अभी बाकी था। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसे लगा कि मानो वो कोई बुरा सपना देख रहा है। वो लोग तीसरी मंजिल के गलियारे में थे और अब उन्हें पता चला कि यहाँ पर आना क्यों मना है। वो लोग स्ट्रेट अवे एक भयानक राक्षसी कुत्ते की आंखों में देख रहे थे। एक इतना बड़ा कुत्ता जिसने फर्श और छत की सारी जगह घेर ली थी। उस कुत्ते के 3 बड़े सर थे, 6 आंखें, 6 कान और 3 कतई घिनौने मुंह पीले नुकीले दांतों के साथ। उसकी बड़ी 6 आंखें उन्हें बड़ी शांति से घूर रही थी। हैरी को लगा कि अब तक वो जिंदा इसलिए है क्योंकि उनके अचानक आने से वो कुत्ता शॉक में जा चुका था। लेकिन अब जबकि वो घूरने की आवाज कर रहा था यानी कि बचने का अब कोई आसार ही नहीं है। हैरी ने धीमे से दरवाजे का हैंडल खोला। ऑब्वियसली अगर मौत और फिल्च के बीच में चुनना हो तो वो लोग फिल्च को चुनेंगे। वो तुरंत ही उस भयानक रूम से बाहर आ गए और दरवाजे को धम्म से बंद करते हुए मानो वहाँ से पागलों की तरह भाग निकले। हालांकि फिल्च भी उन्हें जल्दी से ढूंढने के लिए कहीं और निकल चुका था लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस उस कुत्ते की दहशत को वहाँ पर महसूस कर रहे थे और वो इतना दूर और इतना तेज भागते रहे जब तक वो 7वीं मंजिल की फैट लेडी की तस्वीर के सामने नहीं आ पहुंचे। तुम लोग थे कहाँ पर? उनके चेहरे पे आए हुए पसीने और कपड़ों की हालत को देखते हुए फैट लेडी ने उनसे पूछा। वो छोड़ो, उसकी चिंता छोड़ो, पिक्स नॉट। वो सभी कांपते हुए अंदर घुस गए और कॉमन रूम में मानो कुर्सियों पर लुढ़क गए। कुछ देर के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। नेविल तो मानो ऐसा हो चुका था कि अब वो कभी भी बोल नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है इतने भयानक कुत्ते को आखिर स्कूल में क्यों रखा है? अगर पूरी दुनिया में किसी को कसरत करने की जरूरत है तो वो उस मोटे कुत्ते को है। तुम लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? तुमने देखा नहीं वो किसी चीज पे खड़ा था फर्श पर। मैं उसके पैरों को नहीं उसके सर को देखने में बिजी था। नहीं फर्श नहीं, वो एक चोर दरवाजे पे खड़ा था। जाहिर सी बात है कि वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। वो खड़ी हुई और कहने लगी, आई होप अब तुम लोग खुश होंगे। हम लोग मर सकते थे, हमें स्कूल से निकाला जा सकता था और अगर अब तुम बुरा ना मानो तो मैं सोने जा रही थी इससे पहले कि तुम लोग हमारे मरने का कोई नया इंतजाम कर लो। रॉन बस मुंह फाड़ कर हरमाइनी की ओर देख रहा था। नहीं, हम बुरा क्यों मानेंगे? कोई भी सोचेगा कि हम तुम्हें जबरदस्ती लेके गए थे, है ना? लेकिन हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ तो दे दिया था। वो जब अपने बिस्तर पे चढ़ा तो वो सोच रहा था कि आखिरकार वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था। हैग्रिड ने भी कहा था कि अगर आपको कोई चीज सुरक्षित रखनी है तो ग्रिंगॉट्स सबसे बेहतरीन जगह है। हॉगवर्ट्स को छोड़कर शायद अब हैरी को पता चल चुका था कि उस तिजोरी नंबर 713 से निकाला गया वो छोटा सा गंदा पैकेट आखिरकार कहाँ पर है। थैंक यू सो मच गाइज एक बार फिर से आखिर तक साथ देने के लिए। आई नो मैं इस बात को बहुत बार बोल चुका हूँ पर यार ऑनेस्टली इन वीडियोस को बनाने में काफी तगड़ा समय और मेहनत लगती है और अगर आप इन्हें एंड तक देख रहे हो तो इट रियली मीन्स टू मी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो फिर भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। साथ ही साथ अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच इसे भाई फैला दो क्योंकि जितनी ज्यादा चैनल की ग्रोथ होगी उतना ही मैं इन वीडियोस पर और मेहनत कर पाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। कोशिश तो हर कोई कर रहा है लेकिन उस टॉप 1% में सस्टेन वही कर पाता है जो कंसिस्टेंट और अपने आप से सच्चा रहे। दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Nox.